Hello friends, this is the I think sixth lecture of PT 365 updated material and the topic is science and technology. तो मैंने सोशल इश्यूज़ ख़त्म कर दिया था. आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. नाउ लेट्स कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें है बायोटेक्नोलॉजी. एंड बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स. आई होप आपने PT 365 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट जब मैंने शुरू किया था अपना चैनल, तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले PT 365 पढ़ाई थी. उसमें सबसे पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ही पार्ट पढ़ाया था. उसमें से सबसे पहला टॉपिक था जेनेटिकली मॉडिफाइड. आई होप आपको पता होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, जो कि मैंने उसमें डिस्कस किया है, बट मैं आपको एक बार यहाँ पे भी पढ़ा दूँगी. बट अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है उसके बारे में, GM क्रॉप्स के बारे में, तो आप वहाँ जाके ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा उसको. नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स. तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि होते क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स. तो WHO ने बोला, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, GMO क्रॉप्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे आप जेनेटिक मटेरियल किसी क्रॉप का चेंज कर देते हो. ठीक है, कि वो जो है ज़्यादा टॉलरेंट बन जाए, ज़्यादा ड्राउट टॉलरेंट हो, ज़्यादा पानी ना लगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स बोलते हैं. ये जनरली नेचुरली नहीं होता, आप उनके जीन्स को जब ऑल्टर करते हो तब ये होता है. ठीक है. तो फूड क्रॉप्स फ्रॉम यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म जो भी आप GM वो करते हो, तो उसको ही हम GM फूड क्रॉप्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल GM क्रॉप्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल जो जीन होता है वो कंटेन करते हैं अपने अंदर, इंस्टीड ऑफ जो प्लांट का खुद पॉलिनेशन के थ्रू होता है उसको ना करके, वो एक आर्टिफिशियल जीन जब हम उसके अंदर डाल देते हैं क्रॉप्स के अंदर, तो हम उनको बोलते हैं GM क्रॉप्स. ठीक है. तो GM क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कब हुआ था कमर्शियली? 1996 में हुआ था. तो क्रॉप्स सच एज कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन हैव बीन इंजीनियर. ठीक है, इन सबको इंजीनियर किया जाता था किस चीज़ के लिए? कि पेस्ट से वो रेसिस्ट हो जाए और हेर्बिसाइड से. ठीक है. अब ये क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत वाइडली यूज़ कर रहे हैं हम. तो सबसे पहले अब न्यूज़ देख लेते हैं ये है क्या. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, FSSI जो है, वो मार्च 1 को बोला उन्होंने कि जो भी आप मेजर फूड क्रॉप्स के कंसाइनमेंट को आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो उनमें जो है आपको नॉन GM फ्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप GM क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो FSSI ने बोला कि टॉलरेंस लिमिट जो है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में वो सिर्फ 1% होना चाहिए. 1% परमिसेबल है इंपोर्टेड फूड जो भी हम क्रॉप्स कर रहे हैं. ठीक है. बट अगर हम अदर कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे 0.9 to 5% वहाँ पे चलता है, बट इंडिया में जो है 1% ही परमिसेबल है GMO. ठीक है. जो भी हम क्रॉप्स को इंपोर्ट कर रहे हैं. तो एडवेंशियस प्रेजेंस क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि आप अनइंटेंशनली और इंसिडेंटल प्रेजेंस कर रहे हो कोई भी ट्रेस अमाउंट GM मटेरियल का नॉन GM क्रॉप से. फॉर एग्जांपल लेट्स से राइस की वैरायटी जो हमने नॉर्मल बनाई, ठीक है, उसमें आप एक ऐसा GM मटेरियल जो है अनइंटेंशनल ही या फिर इंसिडेंटल प्रेजेंस के कारण ही आप उसमें अगर ऐड कर रहे हो, तो वो जो है एडवेंशियस प्रेजेंस बोलते हैं उसको. ठीक है. और हमारे यहाँ जो है अभी FSSI ने रूल निकाला है कि टॉलरेंस लिमिट कितनी होनी चाहिए एडवेंशियस प्रेजेंस की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, सिर्फ 1% परमिसेबल है. ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं रेगुलेशन कौन करते हैं. GMO जो भी हम इंपोर्ट फूड करते हैं, इंपोर्ट का GM क्रॉप्स करते हैं, उनका कौन रेगुलेशन करता है. तो पहले जो था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमिटी जो थी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, वो जो थी वो रेगुलेट करती थी. बट अब जो है ये GEAC जो है वो उसका हमने क्या बोलते हैं उसका जो पावर थी उसको डाइल्यूट कर दिया, और ये जो चीज़ें हैं वो हमने रेगुलेशन करने के लिए किसको दे दिया? FSSI को दे दिया, बिकॉज ऑफ FSSI एक्ट 2006. ठीक है. तो FSSI जो है अप्रूवल देते हैं जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं हमारे उनको. ठीक है. तो आप मुझे पिछली बारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली पार्ट पढ़ के आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमिटी जो है वो कौन से एक्ट के अंदर बनी है. तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. नाउ लेट्स कम टू GMO जो है. तो कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं
हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो हमारे यहाँ कमर्शियली हमारे लिए कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल दिया है गवर्नमेंट ने। तो बीटी कॉटन जो है सिर्फ एक क्रॉप है, ओनली जीएम क्रॉप जो है वो बीटी कॉटन जो है वो जो कमर्शियली हम कल्टीवेट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें क्या है वो खाने का क्रॉप नहीं है, वो सिर्फ क्लोथ्स के लिए, इसलिए हमने बीटी कॉटन को अप्रूवल दिया है। लाइक हमने और चीज़ों को अप्रूवल नहीं दिया है बिकॉज ऑफ हेल्थ इशूज, सम हेल्थ कंसर्न्स रिगार्डिंग कि जीएम क्रॉप्स अगर हम यूज़ करें तो हेल्थ कंसर्न्स होंगे, जो भी होंगे, तो इन सब के कंट्रोवर्शियल चीज़ों की वजह से हमने जो है अदर क्रॉप्स को, फूड क्रॉप्स जो है हमारे, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया है। तो हमारे यहाँ सिर्फ बीटी कॉटन ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। फिर गवर्नमेंट ने जीएम मस्टर्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था, बट उसको कमर्शियली हमने रिलीज़ नहीं किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी जो है उन्होंने अलाउ किया था कि बायो सेफ्टी रिसर्च जो है फील्ड ट्रायल्स में आप वो करोगे तो न्यू ट्रांसजेनिक वैरायटी जो है बीटी ब्रिंजल का, नेमली कौन सा, जनक और BSS 793, जो कि कौन सा जीन कैरी कर रहे हैं, बीटी क्राई 1 FA1 जीन कैरी कर रहे हैं 8 स्टेट में, वो किया था। बट अभी उसके लिए अभी तभी वो कमर्शियली वाइबल होगा जब आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है। और ये जो है इंडिजीनियस ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ जो है ब्रिंजल हाइब्रिड के, वो डेवलप किसने किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर आती है, उसने ये डेवलप किया था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल रेगुलेशन ऑफ जीएम फूड। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है ये क्या है, जॉइंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो किसने एस्टेब्लिश की है, FAO और WHO ने करी है, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए कि जनरली स्टैंडर्ड डेवलप करे, प्रैक्टिस डेवलप करे, गाइडलाइंस बनाए, रिकमेंडेशन दे जो हमारे इंटरनेशनल फूड कोड हैं उससे रिलेटेड। कोडेक्स का प्रिंसिपल जो है वो किसी पे बाइंडिंग नहीं है, बट इफेक्ट करता है कि नेशनल लेजिस्लेशन जो है आपके उस तरीके से बनने चाहिए। कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी जो भी है वो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए के ट्रांसबाउंडरी जो मूवमेंट होता है उनको रेगुलेट करता है। तो आई होप आपको कार्टिजिना प्रोटोकॉल आपको याद होगा, जब मैंने एनवायरमेंट सेक्शन पढ़ाया था उसमें नागोया प्रोटोकॉल पढ़ाया था ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। उसमें मैंने बताया था कि CBD के अंदर 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं, पहला है कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ओके। तो दिस इज कॉल्ड जीएम मस्टर्ड। नाउ लेट्स कम टू जीएम क्रॉप्स। नाउ लेट्स कम टू बेनिफिट्स ऑफ जीएम फूड क्रॉप्स। तो बेनिफिट क्या होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि जीएम को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ कि वो ड्राउट रेसिस्टेंस हो जाए, ठीक है, पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाए, ज़्यादा ईल्ड दे हमको, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली स्पीशीज़ का लॉस का प्रिवेंशन होगा, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हम रिड्यूस करेंगे जीएम फूड क्रॉप्स अगर हम बना रहे हैं। एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस जो है, ईल्ड जो है हमारी वो ज़्यादा होगी, विथ लेस इनपुट, लेबर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। सॉइल को भी बेनिफिट करेगा, नो टिल फार्मिंग प्रैक्टिस की जाएगी। फूड सिक्योरिटी इंक्रीज़ होगी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो रही है, इसके कारण क्रॉप प्रोटेक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, प्लांट डिसीज़ नहीं होंगे, और ये बेटर टॉलरेंस होगा टू हार्श क्लाइमेट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ जीएम फूड क्रॉप्स। रिसेंटली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR-Cas9 जो है, अभी ये भी आपको मैंने पढ़ाया है उस वाली पीटी में, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे पढ़ें, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो CRISPR-Cas9 जो है वो अभी इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या है, एक जीन एडिटिंग टूल है जो अभी टोमेटो का जो कलर होता है, रेड कलर से येलो कलर चेंज करने की बात की है, एंड इम्प्रूव इट्स ट्रेट बाय अ कोची बेस्ड फॉर्म। दिस डेमोन्स्ट्रेट, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जीनोम एडिटिंग जो टूल है वो हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उनके ट्रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए विथआउट GMO टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी ना यूज़ करके हम जीन एडिटिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द traits of the agricultural crops, ठीक है। तो this is the end of biotechnology part, this is the biotechnology part of GM mustard. Now let's come to genome mapping in Indian Ocean. तो सबसे पहले जीनोम मैपिंग इन इंडियन ओशन से पढ़ने से पहले कि जीनोम मैपिंग होता क्या है। जीनोम मैपिंग ये होता है किसी भी स्पेसिफिक जीन का जो लोकेशन होता है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना, ठीक है, उसको मैप करना और उनके चीज़ों के बारे में बताना, उसे हम मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अगर मैपिंग पढ़ी होगी तो इंडिया, जब आप मैपिंग पढ़ते हैं तो आप पूरा का सबका डिस्टेंस जानते हैं, कितना डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है एक दूसरे के जीन के बीच में, क्या क्या ट्रेट्स हैं उनके, तो जीनोम मैपिंग इसीलिए है। और क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम जनरली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ DNA, जब हम DNA को पूरी तरह कंडेंस्ड कर देते हैं तो एक क्रोमोजोम बनता है, उसे हम क्रोमोजोम बोलते हैं। फिर प्रोटियोम मैपिंग क्या होती है, प्रोटीन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हमारे
लार्ज स्केल में, उनका जब हम मैपिंग करते हैं तो उसको हम प्रोटियोम मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। इट कैन आइडेंटिफाई द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर वेरिंग ओशन कंडीशंस। तो ये न्यूज़ में क्या है, तो इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है अपना पहला प्रोजेक्ट कि वो जीनोम मैप करेंगे इंडियन ओशन का, पूरे इंडियन ओशन में अब आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें आती हैं। कोरल रीफ्स हो गई, हमारे फिशेस हो गए, हमारे मरीन्स हो गए, हमारे मटीरियल्स हो गए, हमारे पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स हो गए, तो इन सबको मैप करने के लिए जीनोम मैपिंग इंडियन ओशन में किया है। तो अबाउट द प्रोजेक्ट ये किसने लॉन्च किया है, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है, उन्होंने कमीशन किया है कि वो जीनोम और प्रोटियोम मैपिंग करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो इंडियन ओशन में प्रेजेंट है उनका। एम क्या है कि हमको सैम्पल वाटर, सेडिमेंट, प्लैंकटन और वेरियस ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके जीनोम को मैच करना है, उनके जीनोम को सर्च करना है जो भी वहाँ पे प्लैंकटन और ऑर्गेनिजम्स है। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स है इस मिशन का कि हमारे जो जीन्स हमको जो आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज करने हैं जीन्स और प्रोटीन्स जो हैं ओशियंस में, और अंडरस्टैंड समझना है कि हमारा जो ओशियन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइप के सेलुलर लेवल पे बना हुआ है। इट विल ऑल्सो मैप जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ट्रेस मेटल्स इन देम। साइंटिस्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मतलब होता है मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग जो DNA फ्रेगमेंट का होता है, और सैंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे जहाँ पे सिंगल DNA का भी आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो एग्जैक्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। करेंटली ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्पीशीज़ इन डीप सी एंड पोलर ओशियन जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके लिए स्पीशीज़ जो है ओशियंस में वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है रिकॉर्ड करना, इसलिए हम जीनोम मैपिंग जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, ऑब्वियसली हमारी कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, लाइक एंटी कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड करेगा क्या है सेलुलर बायो केमिस्ट्री, रिस्पॉन्स ऑफ ओशन टू क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो जीनोम मैपिंग इन इंडियन ओशन CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने कंडक्ट किया है, याद रखिएगा प्लीज। नाउ कम्स टू IT एंड कंप्यूटर। तो IT एंड कंप्यूटर में सबसे पहला टॉपिक है नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन। तो नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन जो है वो कौन निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो आप याद करिए किसने निकाली है स्ट्रैटेजी ब्लॉकचेन पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने निकाली है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ये भी मैंने आपको पिछली PT 365 में पढ़ाया है, बट इस बार मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक बार बता देती हूँ ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन एसेंशियली डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन, जो भी आपका डिजिटली आप ट्रांजैक्ट करते हो चीज़ें वो अलग, डिजिटली जो भी आप ट्रांजैक्ट करते हो चीज़ें वो जो है आपका एक उसमें रिकॉर्ड होता रहता है, और वो किसी और बहुत सारे जो आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क रहते हैं उन सब जो पीपल्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट उनको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसमें बहुत सिक्योर लेवल का ब्लॉकचेन होता है। नाउ तो हम पहले इसमें देख लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद डायग्राम। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ द ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन ये 3 ब्लॉकचेन है, ठीक है, 3 ब्लॉक्स हैं ब्लॉकचेन जो, और ये 3 ब्लॉक्स जो हैं वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉक में, तो एक ब्लॉक में क्या होता है, डेटा होता है, दूसरा हैश होता है, और तीसरा क्या होता है, हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। डेटा में क्या आ जाएगा आपका, जैसे आपने कहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र किया, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, तो आपने कहाँ से ट्रांसफ़र किया है, किसको ट्रांसफ़र किया है, तो वो डेटा आपका सेंडर का नेम, रिसीवर का नेम, तो वो डेटा कंटेन करके रखता है। हैश में क्या आता है, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, ठीक है। तो आपका जब फिंगरप्रिंट्स लगता है तो ऑलवेज़ यूनिक रहता है, हमेशा जो आपका ब्लॉकचेन है वो यूनिक रहेगा। अगर आपका फिंगरप्रिंट चेंज हो गया तो इसका मतलब वो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक नहीं रह गया, वो दूसरा ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो वो हैश होता है, और फिर हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक यही जो है हमारा हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक जो होता है वही हमारा चेन बनाता है पूरे ब्लॉक्स का, ओके। तो सबसे पहले जो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हैश जो है हमारे फर्स्ट बॉक्स का वो 1 2 3 है, पर प्रीवियस हैश यहाँ पे क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो यही बॉक्स है वही जनरेटर बॉक्स है, वही जनरेट कर रहा है ब्लॉकचेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस हैश क्या होगा 0000, ठीक है। फिर दूसरे बॉक्स में आते हैं, उसका हैश हो गया 456, ठीक है, उनके फिंगरप्रिंट का जो नंबर हो गया वो 456 हो गया। पर प्रीवियस हैश किसका होगा, जो हम प्रीवियस 1 2 3 जो होगा वो हमारा प्रीवियस हैश का जो बॉक्स का हैश होगा वो हमारा प्रीवियस हैश होगा। तो इसके कारण जो है हमारी चेन बनती है। फॉर एग्जांपल थर्ड बॉक्स में भी आप देख सकते हैं कि जैसे हैश यहाँ पे हो गया 789, तो प्रीवियस हैश क्या होगा 456, तो इसके कारण जो है हमारी चेन बनती है, ठीक है। तो दिस इज़
इस टाइप का ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वर्क करता है। फिर पीयर टू पीयर अगर लर्निंग में आ जाए, यहाँ पे एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने इनिशिएट किया ट्रांजैक्शन, ठीक है, इनिशिएट किया तो पीयर टू पीयर नेटवर्क आया। जैसे ही क्लाइंट ने इनिशिएट किया नेटवर्क तो उनके पास जो ब्लॉकचेन्स थे उनमें एक एक ब्लॉक्स अटैच्ड हो गया। तो हर पर्सन था, जितने भी उसमें पर्सन हैं उन हर में एक एक ब्लॉक अटैच हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन के पास जाएगा, वो हर में अटैच होगा। फिर उसके बाद वैलिडेशन होगा तो उसका वैलिडेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन और एडिंग टू द लेजर, ठीक है, लेजर में ऐड किया जाएगा और स्टेक होल्डर्स जो है पूरी ट्रांजेक्शन डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये हो गए हमारे पीयर्स, ठीक है। इसमें इनके पास 4 बॉक्स पहले ही थे, बट जैसे ही न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ, न्यू ब्लॉक जैसे ही क्रिएट हो तो वो हर जो पीयर टू पीयर लर्निंग थे उसमें हर पीयर टू पीयर नेटवर्क था उसमें सब में अटैच्ड हो गया एक एक बॉक्स। और वो अटैच्ड किसके बेसिस पे होगा, कंसेंसस के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन का ये पूरा जो डायग्राम है मैंने समझा दिया। फिर ब्लॉकचेन जो होता है स्पेसिफिक टाइप का डिजिटल लेजर ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे ब्लॉक्स जो है लीनियरली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सारे ब्लॉकचेन जो है डिजिटल लेजर ट्रांजेक्शन होते हैं, बट ऑल डिजिटल लेजर ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स आर नॉट ब्लॉकचेन, ओके। तो ईच ब्लॉकचेन जो है वो कंटेन अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन कंटेन करके रखता है। एवरी टाइम जैसे ही न्यू ट्रांजेक्शन होता है तो हर ब्लॉक ऐड होता जाता है, ठीक है। कॉपी जो है हर ट्रांजेक्शन की वो विथ इट्स हैश, जो आपको मैंने बताया कि हैश क्या होता है, वो स्टोर्ड होता है लेजर में और हर पार्टिसिपेंट के साथ शेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। ब्लॉकचेन जो होता है वो क्रिएट ट्रस्ट बाय शेयर्ड डेटाबेस, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस पीयर टू पीयर नेटवर्क्स एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर, कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर नहीं होता, ना ही सोर्स ऑफ ट्रूथ होता, और कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही सिंगल एंटिटी मॉडिफाई कर सकती है। ये सिर्फ मॉडिफाई कैसे होगा, जब पूरे पीयर टू पीयर नेटवर्क हैं उनका कंसेंसस होगा तभी जाके ये मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड इन परमिशन एंड परमिशन लेस मॉडल। परमिशन मॉडल में ब्लॉकचेन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम हेल्थ केयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, तो यहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन लेस मॉडल कौन से होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ठीक है, जहाँ जो कि हाईली ट्रांसपेरेंट होते हैं, एवरीवन जो है वो सी कर सकते हैं, देख सकते हैं सारे ट्रांजैक्शन को, ठीक है। फिर आते हैं साइलेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो ऑब्वियसली यूज़र एनोनिमिटी होता है, क्रिप्टोग्राफी बेस्ड सिक्योरिटी होती है, इम्यूटेबिलिटी होती है, ठीक है, एंट्री कैन नॉट बी चेंज विदाउट रिक्रिएटिंग इट, ठीक है, शेयर्ड रीड एंड राइट, अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनरशिप होती है, ठीक है। तो एक ऑनरशिप, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता ये ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन जो है जिसके जिसके पास होता है सबके पास उसकी ऑनरशिप रहती है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन। नाउ लेट्स कम टू पोटेंशियल ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। तो कहाँ है, लैंड रिकॉर्ड्स में आप यूज़ कर सकते हो, डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में, ई नोटरी सर्विस, फार्म इंश्योरेंस, आइडेंटिटी मैनेजमेंट में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूटी पेमेंट, एग्रीकल्चर एंड अदर सप्लाई चेन्स, ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, IoT डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, व्हीकल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, चिट फंड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड माइक्रो फाइनेंस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ आप ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। मैं आपको ये PDF ज़रूर शेयर करूँगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये लेक्चर पूरा PT 365 अपडेटेड मटेरियल। तो आप PDF के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। आप मेरा एस्पिरेंट्स वाला जो चैनल है टेलीग्राम पे आप वो ज्वाइन करिए, उसमें आपको PDF मिल जाएंगे, जो भी हाईलाइटेड PDF हैं वो। ब्लॉकचेन जो है वो पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप कैसे हुआ था, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। बिटकॉइन जो है वो किसने हमारा वो किया था, नेम सतोशी नाकामोटो जो थे उन्होंने डेवलप किया था, ऐसा बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉकचेन ख़त्म। नाउ कम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। US इंडिया जो है अभी US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है इन द फील्ड ऑफ, किसके लिए वर्क करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वर्क करने के लिए। तो उससे पहले हमको ये समझना होगा कि ये इनिशिएटिव, तो इंडिया US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम जो है ये एक एग्रीमेंट है जो कि मार्च 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें क्या है, ऑटोनॉमस बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जॉइंटली फंड कौन करेगा, गवर्नमेंट जो है दोनों साइड की उन्होंने फंड करेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इनोवेशन प्रमोट करने के लिए दोनों कंट्रीज़ में। ये जो है 2 बायलैटरल एग्रीमेंट से ऑपरेट होता है, इंडो US साइंस टेक्नोलॉजी फोरम एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोवमेंट फंड जो है इन 2 प्लेटफॉर्म से
ये ऑपरेट होता है। तो यूनाइटेड स्टेट इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंडोवमेंट फंड जो है वो सपोर्ट करती है R&D को टू जनरेट पब्लिक गुड थ्रू कमर्शलाइजेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारी इंडिया में वो नोडल एजेंसी है फॉर दिस फॉर ये इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की, ठीक है, और US में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फिर आते हैं नाउ कम टू US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इनिशिएटिव है किसने लॉन्च किया है, ये जो है इसी का इनिशिएटिव है, इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। तो ये सर्व कैसे करेगा एज अ प्लेटफॉर्म कि आप अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, बैरियर्स जो है रिसर्च और डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप वो सब कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करेगा ब्रेक थ्रू सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आप एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, एनर्जी सेक्टर्स में, क्लाइमेट चेंज में कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही होता है कि जब हमारा कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह मिमिक करने लगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह मिमिक करने लगे, जो नॉर्मल ह्यूमन परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ में टास्क, वो जो है हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करे या हमारा रोबोट परफॉर्म करे, ठीक है। AI का पोटेंशियल जो है वो नेशनल ग्रोथ को कितना बूस्ट कर देगा, 1.3% एंड ऐड करेगा $957 बिलियन बाई 2035 टू इंडियन इकोनॉमी, ओके। नाउ कम टू व्हाट आर ह्यूमन AI कोलैबोरेशन कैसे होता है। तो सपोर्टिव मोड में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन के साथ जो है ह्यूमन जजमेंट कर सकता है, ठीक है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है सच एज प्रेडिक्टिव आउटपुट, री इमेजिंग द बिजनेस। AI जो है परफॉर्म करेगा एक्टिविटीज़ जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं ह्यूमन की उससे बियॉन्ड भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल जीनोम स्टडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। AI रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन्स को यूजुअली, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में आप देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट में अभी हम देख रहे हैं कि रोबोट्स अगर आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम यूज़ कर लेंगे तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाई हो जाएगा। तो इसी तरह AI जो है रिप्लेस करते हैं ह्यूमन्स को, ठीक है। कहीं कहीं AI का लाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैनुअल स्कैवेंजिंग में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, लोग जो है लोअर कास्ट पीपल जो हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, तो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है ये। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ जैसे हैं कि वो सेंस कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंस कैसे, कंप्यूटर विजन, ऑडियो प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मशीन लर्निंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। तो इलस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, वर्चुअल एजेंट्स, आइडेंटिटी एनालिटिक्स, कॉग्निटिव रोबोटिक्स, स्पीच एनालिटिक्स, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज नाउ लेट्स कम टू बेनिफिट एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हेल्थ केयर में कैसे होगा, रूरल एरियाज़ में जो भी पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के जो भी इशूज़ हैं, जो भी पुअर पीपल हैं, पुअर कनेक्टिविटी के कारण सफ़र कर रहे हैं, उनमें हेल्प करेगा, डायग्नोस करेगा, ठीक है, जो भी हमारी डिसीज़ है उनको। फिर एजुकेशन और स्किलिंग में देखा जाए तो क्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एनहांस करेगा लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू पर्सनलाइज लर्निंग। एग्रीकल्चर में फूड रिवॉल्यूशन से हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उनको इंक्रीज़ करेगा, डिमांड ऑफ फूड जो है इम्प्रूव, क्रॉप यील्ड्स को इंक्रीज़ करेगा, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स वगैरह से जो रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एनेबल स्टोरेज ऑफ एनर्जी थ्रू इंटेलिजेंट ग्रिड्स एनेबल्ड बाय स्मार्ट मीटर्स एंड ऑल। फाइनेंशियल सर्विस में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल रिस्क जो हो रहे हैं उनका अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा रिस्क टेरेन होता है, वहाँ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, बिहेवियर डिटेक्ट करेंगे, ह्यूमंस का इंटेलिजेंट गैदर करेंगे। तो ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी में। लॉ इन्फोर्समेंट में जो है AI जो है यूज़ होगा, विच यूज़ फेशियल रिकग्निशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, स्पीच रिकग्निशन एंड दिस। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं मैन मेड जो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अनमैन ड्रोन्स हो गए, सैटेलाइट फीड्स हो गए, ये सब यूज़ कर सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन है वो हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि किसी एक फील्ड में नहीं है। स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं, तो प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, उसमें जो है साइबर थ्रेट्स जो हो रहे हैं हमारे डेटा सिक्योरिटी उनको टैकल करने के लिए इट हैज़ बिन रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी को अभी रेफर किया गया है। इंडिया ने अडॉप्ट किया नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020, ठीक है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने डेवलप किया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स, जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। फिर इंडई प्लेटफॉर्म है, इज़ द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया है, एक ये क्या है, सेंट्रल हब है
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। फिर नेशोचैम ने एक फ्यूचर स्किल प्राइम इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है कि हमको इकोसिस्टम बनाना है कि इंडिया का डिजिटल जो टैलेंट है उनको राइट स्किल्स प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि वो जो है अपनी जो लर्निंग है उसको बेटर करें। इंडियाज़ ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म अहिरावत जो है वो किसने डेवलप किया गया है, किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए? जो क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग कंप्यूटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये बनाया गया है। टू क्रिएट अ पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड टू डेवलप अ इकोसिस्टम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने 4 कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट की है। पहली कमेटी है कमिटी ऑन प्लेटफॉर्म एंड डेटा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कमिटी ऑन लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर आइडेंटिफाइंग नेशनल मिशन इन की सेक्टर्स, कमिटी ऑन मैपिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, की पॉलिसी एनेबलर्स, स्किलिंग एंड रीस्किलिंग R&D, कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी, लीगल एंड एथिकल इश्यूज़, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नाउ कम टू नॉन फंजिबल टोकन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नॉन फंजिबल टोकन होता क्या है, क्या चीज़ होता है, वजीर एक्स क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो अभी ये न्यूज़ में नया है, इसलिए इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज ब्लॉकचेन पे एक बार पूछ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी पे, तो मे बी उस पर ना पूछे बट इस पर पूछ सकते हैं। तो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स जो है अभी लॉन्च किए हैं एक नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस इंडियन आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स होते क्या हैं, तो उससे पहले हम फंजिबिलिटी समझ लेते हैं। फंजिबिलिटी का मतलब होता है वो एसेट्स जो जिनकी वो एसेट्स होते हैं जो ईजिली एक्सचेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, बिना उनकी वैल्यू को सेक्रीफाइस किए आप एक्सचेंज करते हो। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का नोट है और 100 रुपीज़ का बिल है, तो आप 100 रुपीज़ का जो बिल है वो जो आपको लेट से शॉपकीपर है तो 100 रुपीज़ का बिल आपको देगा, तो आप 100 रुपीज़ दे के आप वो बिल जो है उसको चेंज कर सकते हो, तो किसी भी एक अनदर पर्सन को दे सकते हो, तो इंटरचेंज कर सकते हो अपना बिल, बल्कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बिकॉज 100 का बिल है तो 100 रुपीज़ ही आप पे कर रहे हो। तो बिटकॉइन जो है वो फंजिबल एसेट्स है एज वेल, बिकॉज बिटकॉइन जो है, जैसे कि बिटकॉइन होता है, आई होप आपको पता होगा बिटकॉइन जो है हम ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं, एक बिटकॉइन को दूसरे बिटकॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं। बट नॉन फंजिबल जो टोकन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिजिटल ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये NFT है, तो एक डिजिटल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि जैसे कि एनिमेशन हो गया, पीस ऑफ म्यूज़िक हो गया, फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, विथ अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी दिया जाता है। कौन देता है? क्रिएटेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन सिंपल वर्ड NFT जो होता है यूनिक प्रूफ होता है ऑनरशिप का। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कोई बुक बनाई, अगर मैंने बुक बनाई तो वो मेरी ऑनरशिप को वो दिखाएगा। NFT अगर हम नॉन फंजिबल टोकन यूज़ कर रहे हैं तो वो यूनिक प्रूफ कि ये जो है ये मेरी बुक है, ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिटी बताएगा ऑनरशिप की ओवर समथिंग यू कैन नॉट यूजुअली आप हाथ में नहीं ले रहे हो, पर डिजिटल आर्ट हो गया, डिजिटल कूपन हो गया, मे बी वीडियो क्लिप हो गया, तो दिस इज कॉल्ड NFT, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्से जो है उन्होंने ऑक्शन किया NFT फॉर फर्स्ट एवर ट्वीट $2.9 मिलियन, ठीक है। ये क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, जनरली कंप्यूटर फाइल होती है जो कि एक्सचेंज और सोल नहीं की जा सकती, एक्सचेंज और सोल तभी की जा सकती है जब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। टोकनाइजिंग का मतलब होता है कि ये एसेट्स जो हैं वो सोल्ड हो सकते हैं, ब्रॉड किए जा सकते हैं, ट्रेड किए जा सकते हैं एफिशिएंटली वाइल रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड, तो फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी जो है रिड्यूस कर सकते हैं। NFT जो है वो रिप्रेजेंट करती है पीपल की आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी राइट्स और मोर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं यूनिक होते हैं, इनडिविजिबल, उनको एक्सचेंज मतलब उनको एक्सचेंज तो किया जा सकता है सर्टिफिकेट जब मिले, बट वो इनडिविजिबल होते हैं, उनको डिवाइड नहीं किया जाता, अलग अलग तोड़ा नहीं जाता और रेयर होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स कम टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NFT। तो नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं, सारे नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं वो यूनिक क्वालिटी होती है उनकी और डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है उनकी, ठीक है, उनकी सेम वैल्यू नहीं होती, सिमिलर टोकन नहीं होते। द मेटा डेटा जो होता है ईच NFT में वो अनऑल्टरेबल रिकॉर्ड होता है, उसको
आप बिल्कुल ऑल्टर नहीं कर सकते और हर उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी मिला जाता है। ये जनरली डिजिटली रेयर होते हैं और वो सोल्ड और परचेज किए जा सकते हैं एज अ होल, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, सोल्ड, और वो अनडिवाइडेड, वो डिवाइड नहीं हो सकते लाइक फंजिबल टोकन्स। फॉर एग्जांपल अ प्लेन टिकट अगर आप किसी को लेट्स से आपने प्लेन टिकट लिया तो आप उसको परचेज कर सकते हो, बट आप उसको पार्शली यूज़ नहीं कर सकते कि आधा तुम यूज़ कर लो आधा मैं यूज़ कर लूँ। वो एक पर्सन का प्लेन टिकट है तो वो एक पर्सन ही यूज़ कर सकता है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड, पर वो सिंगल पर्सन को दिया जा सकता है बट उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, तो डिवाइड नहीं हो सकता। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल ऑनरशिप ट्रैकिंग हो गया, वैल्यू स्टोरेज हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो लेट्स कम टू मोनेटाइजेशन। तो आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, स्पोर्ट फ्रेंचाइज हो गए, वो NFT यूज़ करते हैं अपने डिजिटल गुड्स को मोनेटाइज करने के लिए, ठीक है। और ऑथेंटिसिटी कैसे हो गई, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो हो गए वो नाउ आर्कीव देयर कलेक्शन थ्रू ब्लॉकचेन एंड हैव NFT टू ऑथेंटिकेट देयर वर्क्स, ठीक है, खुद का वर्क ऑथेंटिकेट करवाते हैं जैसे कि उनका कोई फेक एग्जिस्ट ना करे। NFT जो है वो कॉपी भी किया जाता है, बट जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी जिसको मिला है वो कभी रेप्लिकेट नहीं हो सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आर्टिशंस की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये ओरिजिनल वर्क को आइडेंटिफाई करता है। नाउ कम टू इश्यूज़ क्या होंगे, ऑब्वियसली थ्रेट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, नॉट इको फ्रेंडली। ईच NFT ट्रांजेक्शन जो है वो 2 अमेरिकन हाउस होल्ड्स का जितना पैसा होता है, डेली एनर्जी होता है, उसको कंज्यूम करता है। अनक्लियर टैक्स इम्प्लीकेशन रिलेटेड टू बाइंग ऑफ NFT विद क्रिप्टो करेंसीज, एग्जैक्टली। नो लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, कहीं भी अभी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है टू द कंज्यूमर्स इन इवेंट ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड हो गया तो कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड NFT। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू स्टेट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया है ऑन लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी एंड लो बिट रेट एप्लीकेशन। तो अभी हम क्या देखते थे कि हम कॉपर वायर और फाइबर नेटवर्क यूज़ करते थे, ठीक है, उसको बिछाते थे हर जगह, पूरे जगह लगाते थे ज़मीन पे, और सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो जिसको कॉपर वायर वगैरह पूरे जगह हम लगाते थे, जो कि बहुत ड्रेनिंग प्रोसेस होता था और बहुत लेबर भी लगते थे उसके लिए। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह हम कॉपर और फाइबर नेटवर्क जो है नहीं कर सकते अंडरग्राउंड, ठीक है। तो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्ट कनेक्शन कैसे होगा कि हम एक सैटेलाइट को एक लेट्स से किसी भी लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर देंगे और उसके बाद जो है वो सेंड करेगा डेटा और रिसीव करेगा डेटा सिग्नल थ्रू सैटेलाइट इन द स्पेस। तो सैटेलाइट बेस्ड लो बिट रेट कनेक्टिविटी इज पॉसिबल कैसे हो सकता है, बाय यूजिंग जियो स्टेशनरी, मीडियम एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं हमारे, उनमें फैक्टर्स जो फेवरेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ऑन इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मॉलर एंड चीपर सैटेलाइट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल मॉडल फॉर प्रोविजन ऑफ सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी फॉर IoT एंड लो बिट रेट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैटेलाइट है, फिर ट्रेडिशनल ये है प्रोटोकॉल्स है, इंटरनेट टू सैटेलाइट IoT और ट्रेडिशनल सैटेलाइट एंड लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट गेटवेज, ठीक है। तो दिस इज़ नाउ लेट्स कम टू 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होते हैं। डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल होता है, एक इनडायरेक्ट मॉडल होता है। तो हाइब्रिड लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो उसको देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट मॉडल होता है, इन सच आर्किटेक्चर एवरी सेंसर जो है, हर सेंसर और एक्यूएटर जो होता है वो कम्युनिकेट करेंगे विद द सैटेलाइट थ्रू इंटरमीडिएट सिंक नोड, ठीक है, सिंक नोड से वो करेंगे। इन लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क जो है, नेटवर्क सर्वर जो है कोऑर्डिनेट करेगा बहुत सारे गेटवेज से थ्रू रिलायबल ब्लैक होल, और इंटर्न जो है वो इंटरैक्ट करेगा विद थ्रू वायरलेस लिंक्स, ठीक है, जो कि लो विथ पोटेंशियल बिलियंस ऑफ लो पावर डिवाइसेस। डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल की अगर बात की जाए तो दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, डिवाइस को डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विद द सैटेलाइट विदाउट एनी नीड ऑफ इंटरमीडिएट ग्राउंड गेटवेज, ठीक है। ये सैटेलाइट जो है डेटा रिसीव करता है फ्रॉम IoT डिवाइसेस एंड डेटा को ट्रांसमिट करता है टू ग्राउंड स्टेशन नियरेस्ट टू द डिवाइस, ठीक है, और डेटा स्टोर करता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल एंड डायरेक्ट मॉडल। नाउ लेट्स कम टू एप्लीकेशन, पोटेंशियल एप्लीकेशन यूजेस। तो रिमोट हेल्थ सर्विसेज, एम्बुलेंस और मेडिकल लॉजिस्टिक में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑब्वियसली
रेलवेज़ में रियल टाइम जियो लोकेशंस ऑफ एसेट्स कम्युनिकेशन ये सब कर सकते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है, हार्वेस्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्लाइमेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, स्मार्ट ग्रिड्स, रिमोट ट्रांसमिशन ऑफ टावर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है। फिशरीज सेक्टर में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जियो फिल्स वगैरह। जेमिनी एक ऐप जेमिनी अभी लॉन्च किया गया था, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम गगन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, गगन सेटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एसेट ट्रैकिंग, व्हीकल मैनेजमेंट, कोल्ड चेन मैनेजमेंट, ये सब फूड चेन्स में हेल्प करेगा। फिर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ईजियर टू डिप्लॉय वाइड कवरेज होता है, ठीक है, बूस्टिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज इन रूरल एरियाज। इशूज़ क्या होते हैं सेटेलाइट कनेक्टिविटी से? ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक सेटेलाइट कैपेसिटी जो है हमारे यहाँ वो एनफ नहीं है जो हमारे ज़रूरी है, ठीक है, बहुत सारे डेब्रिस क्रिएट हो जाते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो वो हमारे सेटेलाइट को हेल्प नहीं करेगा, कनेक्टिविटी इशूज़ होंगे, ऑपरेशनल इशूज़ भी हो गए, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सेटेलाइट कनेक्टिविटी टू इंटरनेट। नाउ कम टू न्यू इनिशिएटिव बाय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चेयरमैन जो है निक्सी के, उन्होंने लॉन्च किया 3 इनिशिएटिव फ्रॉम द निक्सी फॉर अवेयरनेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ IPv6 इन इंडिया, ठीक है। तो IPv6 एक्सपर्ट पैनल जो है IP गुरु बोलते हैं, ये क्या है, जॉइंट एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन और मेटी का। वो क्या प्रमोट करेंगे कि आप IPv6 अडॉप्ट करिए। अभी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल हम कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, बट हमको क्या अडॉप्ट करना है, 6 अडॉप्ट करना है, ठीक है। इसमें जो ग्रुप्स होंगे वो बहुत सारे गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स होंगे। फिर निक्सी एकेडमी, ये क्या करेगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो पीपल हैं उनको एजुकेट करेगी और IPv6 जैसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएगी। और निक्सी IPI इंडेक्स क्या है, ये क्या है, पोर्टल है इंटरनेट कम्युनिटी के लिए कि वो IP6 एडॉप्शन रेट कितना है वो शोकेस करें अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ कम टू इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि लोकेशन बताता है किसी कंप्यूटर का, कि आप एक कंप्यूटर किस कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड है, उसकी लोकेशन हमको बताता है, आइडेंटिफाई करता है। तो IP6 वो होता है। IPv6 जो है वो मोस्ट रीसेंट वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। IPv4 जो था वो 4 बाइट्स ईच था, बट IPv6 जो है वो 128 बिट्स ईच है। IPv6 जो है वो मोर सिक्योर और फास्ट है एज़ कम्पेयर टू IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल 4। फिर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी इन 2003। ये एक्ट करता है न्यूट्रल मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट जो प्रोवाइड करते हैं वो उनको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक है उसको एक्सचेंज करें, फैसिलिटेट करें बिटवीन द पियरिंग ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मेंबर्स के बीच में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, आई होप आपको क्लियर होगा बिकॉज मैंने PT 365 जो पिछली वाली थी उसमें मैंने पढ़ाया था क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ये क्या है, सिक्योर मैथड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि वल्नरेबल नहीं होता किसी भी अटैक, इसको कोई अटैक नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता। तो एक्सपेरिमेंट इसरो ने अभी जो है ये हमारा फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 300 मीटर्स लॉन्च किया है। तो एक्सपेरिमेंट हेल्प करेगा कि इसरो जो है अपना सैटेलाइट बेस्ड जो क्वांटम कम्युनिकेशन है उसको उसमें है उसका गोल को अचीव कर सके और जो टू इंडियन ग्राउंड स्टेशन है उनके बीच में टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। फिर आते हैं सैंडीज़, ये क्या है, इंस्टेंट मैनेजिंग प्लेटफॉर्म सिस्टम, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिस्टम है जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ IT, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये पहले गवर्नमेंट के लिए ओपन था बट अभी जो है वो ऑल पब्लिक कॉमन पीपल जो है उनके लिए भी ओपन किया गया है। बट कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो शेयर नहीं की जाएगी उसको हम एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी बोलते हैं। उसमें एडिशनल सेफ्टी एक फीचर्स रखा गया है जिसमें जो कुछ मैसेज हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ये जो लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू पुश इंडिया मेड सॉफ्टवेयर एंड बिल्ड एन इकोसिस्टम ऑफ इंडिजीनियस डेवलप प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ कम टू फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 कौन रिलीज़ करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया। तो अंकटैड रिलीज़ करती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और कौन कौन सी रिपोर्ट वो रिलीज़ करती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, एंड ट्रेड एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी रिलीज़ करती है। तो अंकटैड क्या है? ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश की थी। अदर नोटेबल फीचर्स जो हैं ऑब्वियसली उनकी इसकी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज वो होती हैं, वो ग्रुप ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं जो डिजिटलाइज्ड और कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हमारा बिग डेटा हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, 3 डायमेंशन प्रिंटिंग हो गई, ठीक है, सोलर पावर, नैनो टेक्नोलॉजी, दीज आर कॉल्ड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। नाउ कम टू डियर क्राई। डियर क्राई क्या है? ये एक न्यू फैमिली ऑफ रैंसमवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी डिटेक्ट किया है कि वो जो है ईमेल सर्वर्स जो हैं उनको, जो भी बिजनेस ईमेल सर्वर्स हैं उनको
अटैक कर रही हैं, ठीक है। रैंसमवेयर क्या होता है, एक टाइप का मालवेयर ये होता है जो कि विक्टिम्स की इंफॉर्मेशंस को एनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, एक कलेक्टिव नेम होता है जो कि बहुत सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है। नाउ कम टू स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंक्लूडेड। स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेडियो, आई होप पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितने क्या क्या होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो स्पेक्ट्रम रेफर्स टू वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो कि वायरलेस सिग्नल्स पे ट्रैवल करती हैं, ठीक है। द फ्रिक्वेंसीज वी यूज़ फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो आप यूज़ करते हो आर अ पोर्शन ऑफ ब्रॉडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड्स में बने होते हैं और मोबाइल इंडस्ट्री को एलोकेट किए जाते हैं और अदर इंडस्ट्रीज़ को। स्पेक्ट्रम जो है वो सोवरेन एसेट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है वो कस्टोडियन है और मैनेजर है स्पेक्ट्रम की, ठीक है। सारी चीज़ें वही डिसाइड करते हैं। नाउ लेट्स कम टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो AIM प्राइम, ठीक है, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। तो AIM प्राइम जो है किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, वेंचर्स हैं, डीप टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स और वेंचर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अक्रॉस इंडिया। ये इनिशिएटिव किस फाउंडेशन पे बिल्ड है, अटल इनोवेशन जो मिशन है नीति आयोग का उस पर बेस्ड है, टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज टू ट्रांजिशन रिसर्च टू द इंडस्ट्री। ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वेंचर सेंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि क्या होगा, नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स होंगे। ये कैटेलाइज किसने किया, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। द प्रोग्राम इज़ ओपन टू, प्रोग्राम किनके लिए खुला है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स जो हो गए हमारे, स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडियाज़ हो गए, CEOs हो गए, सीनियर इंक्यूबेशन मैनेजर्स हो गए, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन फंडेड अटल इंक्यूबेटर सेंटर्स हो गए जो कि सपोर्ट कर रहे हैं डीप टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप को, वो सब ये प्रोग्राम इन सब के लिए ओपन है। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किसका है, नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि कल्चर, इनोवेशन के कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करेगा, जो कि 2016 में सेटअप किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यू प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को डेवलप करना, इनोवेशन को एनहांस करना इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू ओवरसी द इनोवेशन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है अदर अटल इनोवेशन मिशन के अंदर, अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेटर सेंटर, मेंटर इंडिया, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और आत्मनिर्भर भारत एराइज, ठीक है। तो दीज आर द सम इनिशिएटिव्स अंडर अटल इनोवेशन मिशन। नाउ कम टू अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो DSIR promoting innovation individuals, startups and MSME। तो DSIR प्रिज्म स्कीम्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगी, जो भी एक्टिविटीज़ हैं इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हमारी है उनको प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी, उनके यूटिलाइजेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके ट्रांसफ़र के लिए। प्रिज्म जो है उसका एम क्या है, ट्रांसफ़र करना है जो भी इंडिविजुअल इनक्यूबेटर इनटू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इंडिया की एन इनोवेटर ऑफ इंडियन नेशनलिटी इस प्रोवाइड टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये जो है वेरियस सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं रिस्पॉन्ड, रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा इसरो ने अनाउंस किया है रिस्पॉन्स स्कीम। रिस्पॉन्स ये क्या है, 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि IIT दिल्ली ने अंडर रिस्पॉन्स प्रोग्राम में मूव किया था, उसके लिए है, जो सपोर्ट करेगी उसको। इसरो ने स्टार्ट किया रिस्पॉन्ड प्रोग्राम इन 1970। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी एकेडमिया जो है उनको एनकरेज करेगी कि वो पार्टिसिपेट करें स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ एक्टिविटीज़ में और उनमें कंट्रीब्यूट करें। अंडर रिस्पॉन्ड जो है प्रोजेक्ट जो है वो कौन करेगा, यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो स्टार्ट करेंगी इन द एरियाज ऑफ स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कल मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए और एक बार स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो मच। और PT 365 का जो पिछला वाला पार्ट है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको टाई अप होंगी, इसमें लिंकअप कर पाएंगे आप बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।